हेलो दोस्तों, मैं अमित अपने मार्केट नेट मूव सीरीज 29 के आपके सामने उपस्थित हूँ। इस सीरीज में हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी और यूएसडी आईएनआर के अलावा जो स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे वो रहा ओएनजीसी, येस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, सीएससी, डीएलएफ, सिप्ला, एसीसी, टाटा स्टील, पीएनबी और कोल इंडिया। तो इस सीरीज में एक दो स्टॉक ऐसे भी हैं जिनमें आपको अच्छा खासा यहाँ तक कि 30-40% तक के का भी अप मूव देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद करूंगा ये सीरीज आपको पसंद आएगी और आप लोग जो लेवल्स मैं डिस्कस करूंगा उसको नोट डाउन करके रखोगे अपने फर्दर रेफरेंस के लिए। तो चलिए, अब ज्यादा वक्त ना नष्ट करते हुए हम लोग चलते हैं अपने पहला निफ्टी के चार्ट के ऊपर और देख लेते हैं कि क्या रहेगा नेक्स्ट वीक का या अपकमिंग डेज में निफ्टी का चाल। जैसा कि आपके सामने अब निफ्टी का चार्ट ओपन हो चुका है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि निफ्टी एकदम अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास खड़ा है। और अब हम लोग इसको थोड़ा सा चार्ट को छोटा करेंगे। देखिए कि मैंने एक सीरीज में 2-3 सीरीज पहले भी एक बार डिस्कस किया था कि निफ्टी का जो नेक्स्ट हर्डल होगा, जब अगर वो 12,890 को क्रॉस करेगा तो उसका जो नेक्स्ट फीवो लेवल है वो रहेगा 13,772 के आसपास। तो हम लोग बहुत करीब आ चुके हैं। अभी हम लोग एक जस्ट एक ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज कर चुके हैं लास्ट वीक में। तो अब मेरा जो पहला या बोल सकते हो करीब का जो रेजिस्टेंस है वो है 13,711 से लेके 13,780 का रेजिस्टेंस। उम्मीद करता हूँ कि मार्केट एक बार यहाँ पे आने के बाद 13,780 के पास एक बार के लिए हो सकता है पॉज ले, क्योंकि मार्केट बहुत एक बड़ा रैली कर चुका है। तो 13,780 के आसपास आप एक बार अपना जो प्रॉफिट है वो बुक कर सकते हो। नॉट 100%, 50%, 35%, जैसा आपका कंफर्टेबल पोजीशन हो आप वहां पे अपने पोजीशंस को एक बार खाली करो, क्योंकि हो सकता है वहां से एक बार निफ्टी फिर से यू टर्न ले और एक बार फिर से 13,500। और अगर वो लेवल टूटता है तो फिर नेक्स्ट जो उसका मेजर सपोर्ट है वो होगा 12,900 के आसपास। तो कभी भी कहीं पे भी यहाँ से एक करेक्शन आ सकता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 12,000 या 11,000 आ जाएगा निफ्टी, बट निफ्टी में एक करेक्शन ड्यू है और वो करेक्शन हेल्दी करेक्शन होगा। जैसे 13,780 के लेवल के आसपास से वो करेक्शन हो सकता है, बट अगर 13,780 को ये कंफर्टेबली तोड़ दे और 13,790 के ऊपर का अगर क्लोजिंग लगाता है निफ्टी, तो आप ये मान के चलो कि इसका जो नेक्स्ट मेजर हर्डल होगा वो होगा 14,400 के आसपास। उसके पहले और कोई मेजर रेजिस्टेंस इसमें नहीं है। ऊपर नीचे 150 पॉइंट हो सकता है, बट मेजर जिसको बोल सकते हैं हर्डल वो है 14,400 के आसपास। में ये लाइन को थोड़ा सा और नीचे उतारता हूँ तो आपको एग्जैक्ट दिखेगा जो 1.41% है फ्यूबो लेवल का, जो हुआ 14,472। तो ये लेवल अगर फिर से बता रहा हूँ, ये लेवल्स आप नोट डाउन करके रख लो। 13,782 के ऊपर का अगर क्लोजिंग या 90 के ऊपर का क्लोजिंग लगता है तो फिर निफ्टी का नेक्स्ट जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 14,461 का है। उसके पहले कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं रहा, बिकॉज ये अनचार्ट टेरिटरी है जहाँ पे निफ्टी पहले कभी नहीं था। तो यहाँ पे आपको फिवो लेवल के अलावा आपको कोई भी ऐसा इंडिकेटर नहीं है जो आपको इंडिकेट करे कि इसका कहाँ कहाँ पे रेजिस्टेंस मौजूद है। तो ये रहा निफ्टी के अपसाइड का। और मैंने डाउन साइड का आपको कहा कि अगर ये कोई भी कारण से 13,460 के नीचे अगर क्लोज करता है तो हम लोग अगर उम्मीद कर सकते हैं कि अगर अच्छा खासा एक करेक्शन इसमें अगर ड्यू है तो वो आके खत्म होना चाहिए 12,915 के आसपास। मैंने आप 400-500 पॉइंट का यहाँ से एक डाउनफॉल हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। तो ये रहा निफ्टी का लेवल्स। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। जैसा कि आप देख रहे हो इस चार्ट को मैं अगर थोड़ा सा छोटा करूं तो जो मेरे व्यूअर्स
पुराने हैं, जो मेरे को काफ़ी दिनों से फ़ॉलो कर रहे हैं, उनको पता होगा कि हम लोगों ने बैंक निफ्टी का एक टारगेट रखा था कि 30,600 के आसपास बैंक निफ्टी हो सकता है बहुत जल्दी आ जाए। तो ऑलरेडी बैंक निफ्टी 30,661 का जो हाई है, जो उसका फीबो लेवल है, एग्ज़ैक्ट उसी को हाई बनाया है, जो उसका 88% का फीबो रिट्रेसमेंट लेवल है। तो अब यहाँ से क्या हो सकता है, उसको एक बार एनालिसिस करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि ये जो 88% का फ्यूअल लेवल है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है रेजिस्टेंस के हिसाब से। तो यहाँ से कभी भी इसमें करेक्शन उम्मीद कर सकते हैं हम लोग। बट क्योंकि निफ्टी और निफ्टी के और भी सारे स्टॉक्स एकदम जो उसके 88% फिर 100% फिर अभी 127% के आसपास पहुँच चुके हैं फ्यूअल लेवल के। तो बैंक निफ्टी में भी ये उम्मीद कर सकते हैं कि हो सकता है ये अपना जो 88% का रेजिस्टेंस है, इसको मेंटेन कर ले और इसको तोड़ के ऊपर की तरफ जो उसका जो लाइफ टाइम हाई था 32,717, उसके आसपास एक बार पहुंचने का कोशिश करेगा। तो अगर ये कोई भी कारण से 32,690 या आप मान के चलो 30,700 के ऊपर ट्रेड होने लगे, तो आप इसको एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप मान के चलो, उसका स्टॉप लॉस होगा 30,150 का। इस स्टॉप लॉस में आप बैंक निफ्टी को बाय कर सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ फर्स्ट टारगेट 32,714। और कोई भी कारण से अगर 32,714 को अगर ये क्रॉस करके निकल जाए, तो फिर बैंक निफ्टी का जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा, वो बनेगा एज पर फीबो लेवल 37,134। एकदम सही सुना आपने, 37,134 के आसपास। और उसको भी अगर क्रॉस करे, जो हो सकता है मे बी कर ले बहुत जल्द, ऐसा नहीं कि 1-2 दिन में, बट वीक 2 वीक्स में ये क्रॉस कर सकता है, तो 39,500। तो अभी ये लेवल्स बहुत ऊपर लग रहा है। बट अगर ये फीबो लेवल मैंने जो कहा 30,600 के ऊपर क्लोजिंग देता है और ये अपना जो 100% रिट्रेसमेंट लेवल था 32,824, इसको क्रॉस करके क्लोज करता है, तो ये लेवल्स हम लोग बहुत जल्द देखने को हम लोग को नजर आएगा। तो ऊपर का साइड ये रहा। अब चलते हैं डाउन साइड में। अगर ये अपने इस 88% की फीबो लेवल को अगर रेजिस्टेंस के हिसाब से मान लेता है, तो और अगर ये इसके नीचे आप मान के चलो 30,350 के नीचे ट्रेड करने चालू करे, तो आप इसमें एक शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो विद अ स्टॉप लॉस ऑफ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 30,700 का। आपका पहला टारगेट होगा 29,112 का। उम्मीद करता हूँ कि अगर 29,112 टूटता है, तो फिर आप नेक्स्ट जो इसका लेवल है वो 26,357 का है। वो लेवल तक भी ये डीप कर सकता है। तो फिलहाल तक ये जगह बहुत वाइटल है। 30,800 का या 700 का जो लेवल है, इसको बहुत क्लोज वॉच कीजिए। अगर 700 या 800 के ऊपर, 30,700 800 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी चलने लगे, तो आप उसको एक स्मॉल 30,150 के स्टॉप लॉस में बाई कर सकते हो। और अगर 100 350 को तोड़ दे, तो आप उसको शॉर्ट कर सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 30,700 के आसपास। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर यूएसडी आईएनआर के ऊपर। तो ये रहा यूएसडी आईएनआर का चार्ट। जैसे कि आप देख रहे हो, लास्ट 5-7 दिन से यूएसडी आईएनआर बहुत ही ज़्यादा कंसोलिडेशन और बोल सकते हो कि कंफ्यूज्ड कर रहा है इस लेवल पे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि इसका जो अभी सपोर्ट है, इमीडिएट सपोर्ट, वो है स्पॉट लेवल के हिसाब से 73.67 का। अगर इसके नीचे का कोई भी क्लोजिंग आपको दिखे यूएसडी आईएनआर में, तो आप शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो। आपका जो पहला टारगेट होगा वो होगा 73-36 का। और अगर वो टूटे, तो फिर नेक्स्ट मेजर सपोर्ट है 73.29 का। और अगर वो कोई कारण से टूटता है, तो उसका जो मेजर सपोर्ट रहेगा वो है 72.99 का। और वो कोई कारण से टूटता है, तो फाइनली इसका जो सपोर्ट है वो है 72.75 का। ये लाइन को मैं अगर थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, ये सब प्रीवियस जो उसने सपोर्ट या रेजिस्टेंस को माना था, वो इसी का एक्सटेंशन लाइन है। बट फिर से बता रहा हूँ कि अगर ये इस लाइन को तोड़े 73.66 का, तो फिर ये जो लेवल्स मैंने कहा वहां तक हो सकता है कि ये टच करे। बट उम्मीद है कि ये 73.10 या 73 के आसपास से एक रिवर्सल ले लेगा, जो उम्मीद कर सकता हूँ। और वो फिर ऊपर की तरफ आपको 73.90, और फिर उसको अगर क्रॉस करे, तो फाइनली 74.40 तक
जा सकता है। अब देखते हैं अपसाइड में क्या है। अपसाइड में अगर ये कोई भी रीज़न से अगर 73.66 के सपोर्ट को मान लेता है, जो अभी तक लास्ट 3 दिन से इंटैक्ट है। 3 नहीं, आप मान के चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ट्रेडिंग सेशन से ये इस सपोर्ट के ऊपर ही बंद किया है। 3 बार उसने उसके सपोर्ट को तोड़ा था, 4 बार इनफैक्ट, बट क्लोजिंग के समय वो उसके ऊपर दे दिया है। तो अब इसका जो पहला हर्डल है ऊपर की तरफ वो है 74.03 का, और अगर उसको क्रॉस करता है तो 74.47 का। अगर ये 2 रेजिस्टेंस लेवल यूएसडी आईएनआर पार कर लेता है तो हम लोग को फिर से एक बार इसके ऊपर ध्यान लगाना होगा कि फिर ऊपर का लेवल क्या ओपन हो रहा है। तो ये रहा यूएसडी आईएनआर का चार्ट। अब चलते हैं अपने पहला काउंटर ओएनजीसी के ऊपर। हम लोग पहले ओएनजीसी के वीकली चार्ट पे चलते हैं, तो आपको कुछ मुझे दिखाना है। जैसे कि आप देख रहे हो, ये ओएनजीसी का वीकली चार्ट है। मैं इसको और थोड़ा सा छोटा करता हूँ। देखिए, ये ओएनजीसी का एक लॉन्ग टर्म चार्ट है। इसको मैं एक बार मंथली में कन्वर्ट कर दूं तो और आपको आसानी होगी। देखिए, एक चार्ट को एनालिसिस करने के लिए आपको बहुत सारे मल्टीपल टाइम फ्रेम में जाके उसको एनालिसिस करना पड़ता है। यहाँ पे जैसे भी आप देख रहे हो कि ओएनजीसी का जो चाल है, वो ये जो स्ट्रक्चर ट्रेडिंग है, इसको बहुत ही ज़्यादा फॉलो करता है। इसने एक बहुत बड़ा एक चाल बनाया था जो लगभग चालू हुआ था 2002 से, जिसके बाद उसने एक हाई बनाया था 2007 में, फिर उसने करेक्शन लिया 2008 तक, फिर उसने अपना जो फाइनल टारगेट है 300 का वो कंप्लीट किया। सेम पैटर्न सिमिलर उसने अपने डाउन ट्रेंड का भी पैटर्न को कंप्लीट किया है, कोई 55 58 के आसपास, फिर वहां से उसने बाउंस बैक लिया है। तो ये दिखाने का नजरिया ये है कि ये अपने इस जो थ्योरी में हम लोग काम कर रहे हैं इसको बहुत ही ज्यादा फॉलो करता है ओएनजीसी। तो अभी हम लोग चलते हैं थोड़े से कम टाइम फ्रेम में, हम लोग वीकली में आते हैं, सॉरी मंथली में। देख लीजिए, ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो रेड कलर की, ये उसका रेजिस्टेंस लाइन है, जो इसने एक बार, 2 बार और अब ये थर्ड बार हो सकता है कि ये टच करने जा रहा है। वो लेवल है लगभग 130 का, और अभी का जो ओएनजीसी का क्लोजिंग है वो है 93 के आसपास। तो आप मान के चलो यहाँ पे 30% का अपसाइड आपको स्ट्रेट यहाँ पे नजर आ रहा है, जो बेयर मिनिमम टारगेट है। अगर ये 130 को क्रॉस करेगा तो उसका फिर नेक्स्ट हर्डल जो है वो एक छोटा सा वो है 149 का, और उसके बाद नेक्स्ट जो हर्डल है वो स्ट्रेट 212 का है। तो आप अगर ओएनजीसी में पोजीशन बनाते हो, तो अब ये अगर लॉन्ग टर्म व्यू में पोजीशन बनाते हो तो आपको पहला जो प्रॉफिट बुक करना है वो 130 के आसपास है। अगर 130 के ऊपर वो क्रॉस कर जाए तो आपको री एंट्री लेना है 130 के स्टॉप लॉस में, और उसका जो फाइनल टारगेट होगा वो होगा 213। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी वीकली में कि इसने एक साइफर बनाया है, और ये जो कंप्लीट होगा वो लगभग उसके 130 के आसपास ही कंप्लीट होगा। तो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो एग्जैक्ट है 88 का। आप अगर ओएनजीसी में पोजीशन बनाते हो, अभी फिलहाल तक के लिए आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 88, और आपका फाइनल टारगेट होगा 130 के आसपास। तो रिस्क टू रिवार्ड के हिसाब से भी आप देखोगे तो बहुत फेवरेबल है। तो इसमें आप पोजीशन बना सकते हो ओएनजीसी में। 88 टूटे तो फिर इस सौदे से आपको फिलहाल निकलना होगा, बट अगर वो फिर से 92 93 के ऊपर का क्लोजिंग लगाए तो आप फिर से री एंट्री कर सकते हो सेम स्टॉप लॉस में, टारगेट आपका सेम रहेगा। तो ये रहा ओएनजीसी। अब चलते हैं येस बैंक के ऊपर। देखिए, ये येस बैंक का चार्ट है, और येस बैंक में भी एक खास चीज है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अभी तक येस बैंक ने जो अपना बहुत बड़ा एक करेक्शन लिया था, जो लगभग 285 से वो गिरता हुआ आपका जो 5 रुपया का जो लो बनाया था, उस लो के बाद उसने एक हाई बनाया था 86 रुपीज का। तो आप अगर सिर्फ इसी मूव को, ये जो 5 से लेके 86 का ये मूव को ही आप अगर प्ले करना चाहते हो, तो उसमें भी बहुत सारा जगह अभी भी बाकी है। अभी तो येस बैंक ने चाल बनाया भी नहीं है। आप अगर इसको भी कंसिडर करोगे तो नियर अबाउट जो ओएनजीसी का, सॉरी, येस बैंक का जो चार्ट है वो बहुत ही आपको अट्रैक्टिव देखने को मिलेगा। देखो, इसका जो अभी फिलहाल तक जो हर्डल है, मेजर हर्डल है वो है 15। तो वो इसने ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है।
इसके बाद का जो हर्डल है वो है 22.95 का, वो उसका 38% होगा और उसका जो 50% होगा वो होगा लगभग 3680 के आसपास। और जो उसका आप मानो कि 50% का जो रिट्रेसमेंट लेवल है वो है आपका 46 का और 61% का रिट्रेसमेंट लेवल है 56। तो अगर मैं इसको अभी फिलहाल के लिए कंफ्यूजन कम करने के लिए मैंने इसको डिलीट कर दिया। तभी अगर शॉर्ट टर्म में भी देखें हम लोग, तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि अभी इसने जस्ट अपना जो मूव है वो स्टार्ट किया ही है और ये अपना 50% के आसपास लगभग पहुंच चुका है अपने शॉर्ट टर्म के हिसाब से, फीबो लेवल के हिसाब से। तो इसका जो नेक्स्ट हर्डल है वो है 23.95 का, और अगर वो क्रॉस करे तो आप इसको 27 रुपये तक जाता हुआ मुझे नजर आ रहा है। बट फिलहाल मुझे लगता है कि ये एक बार कहीं से भी 23-24 रुपया या 21.50 के आसपास से ये एक बार हो सकता है फिर से थोड़ा सा डीप करे, नीचे की तरफ आए, तो वहां पे आपको इसको फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अभी फिलहाल अगर किसी को बाई करना है तो मेरा स्टॉप लॉस होगा 19 रुपया का। अगर आप 19 रुपया के स्टॉप लॉस में इसको बाई करते हो तो आपको ऊपर में पहला टारगेट रहेगा 21.75 का, नेक्स्ट टारगेट होगा 23.95 का और फाइनल टारगेट 27.50। तो ये रहा येस बैंक का। अब चलते हैं आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर। देखिए ये रहा आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। देखिए आईसीआईसीआई ने भी लगभग अपना जो वीवो लेवल है 88% का उसके काफी नजदीक आ चुका है। और अभी फिलहाल जो इसका एक ट्रेंड लाइन है उसका रेजिस्टेंस है 535 के आसपास। तो फिलहाल इसमें अगर कोई भी, और इसमें एक चाल बना है अभी जो है कि 512 के ऊपर का इसने क्लोजिंग दिया है, जो एक लगभग 1 घंटे के चार्ट में एक उसने एक पैटर्न बनाया है, वो पैटर्न को उसने ब्रेकआउट किया है। तो आप अगर इसको अभी शॉर्ट टर्म के लिए प्ले करना चाहो तो 497 के स्टॉप लॉस में, जी हाँ 497 के स्टॉप लॉस में आप इसमें बाइंग पोजीशन बना सकते हो। आपका जो ऊपर का पहला टारगेट होगा वो होगा 522 और आपका जो फाइनल टारगेट है वो है 533 का। क्योंकि 533 को अगर ये क्रॉस करेगा तो इसमें एक नया चाल बनेगा जो इसको फिलहाल तक मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो फिर इसका जो नेक्स्ट जो घर बनेगा वो रहेगा काफी ऊपर का तरफ, वो है लगभग 601। और अगर 601 को क्रॉस करेगा तो उसका फाइनल टारगेट होगा 660 का। तो आईसीआईसीआई बैंक में आप बाइंग पोजीशन बना सकते हो 497 के स्टॉप लॉस में। उम्मीद करता हूँ कि इसमें भी एक अच्छा खासा बहुत जल्द अप मूव हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट काउंटर सीएससी के ऊपर। देखिए सीएससी का चार्ट को मैं अगर वीकली में कन्वर्ट करूं तो देखिए ये एक बहुत ही दिनों से कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है और ये इस जो ट्रायंगल जो पैटर्न आप देख रहे हो इसी के अंदर मूव कर रहा है। अब ये इसका जो ट्रायंगल का जो बोलते हैं एंड वो लगभग आ चुका है। अब इसको या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करना है। तो अब हम लोग देख लेते हैं इसका लेवल क्या है, ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का। तो ऊपर के आप अगर मानो तो अभी ये चल रहा है 622, ऊपर के तरफ 661 या 665 मान के चलो, इसके ऊपर का अगर क्लोजिंग लगता है तो अब इसमें अपर ब्रेकआउट होगा। और अगर ये कोई भी कारण से नीचे की तरफ आप मान के चलो 604 के नीचे का अगर क्लोजिंग देता है तो इसमें ब्रेकडाउन होगा। तो अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दोनों ही हो तो उसमें नेक्स्ट लेवल क्या बनेगा वो अब डिस्कस करते हैं। अगर मान लेते हैं कि ये डाउन ट्रेंड में अगर ये ब्रेकडाउन करता है 604 को तो उसका पहला टारगेट होगा 548 का और नेक्स्ट टारगेट होगा 477 का। सिमिलरली अगर वो ऊपर के साइड में ब्रेकआउट करता है मान के चलिए 663 के ऊपर का, उसका पहला टारगेट होगा 744 का और 744 अगर क्रॉस करेगा तो 787 का। तो ये रहा सीएससी के ऊपर। जब तक ये दोनों लेवल्स क्रॉस ना करे तो आप इसके अंदर
ऊपर के साइड जाए तो शॉर्ट कर सकते हो, नीचे की साइड आए तो बाई कर सकते हो। बट ये दोनों इस रेंज को अगर ये कोई भी साइड में क्लोजिंग बेसिस में तोड़ता है, तो फिर ऊपर की तरफ एक बहुत जल्द अप मूव या नीचे की तरफ एक बहुत जल्द डाउन मूव आपको देखने को मिल सकता है, बिकॉज़ ये बहुत दिनों से कंसोलिडेशन ज़ोन में है। तो अब चलते हैं डीएलएफ के ऊपर। जैसा कि आप देख रहे हो, इसको भी मैं एक बार वीकली में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो आपको आसानी होगी समझने में। देखिए विप्रो ने भी सॉरी डीएलएफ ने भी अपना जो फिबो लेवल है 50% या 61% उसको क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस कर चुका है, जो 208 था। अब उसका जो पहला हर्डल है वो है 234 और उसका नेक्स्ट जो हर्डल होगा वो होगा 248 का। तो अभी फिलहाल आप 209 के स्टॉप लॉस में इसमें बाइंग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो। आपका पहला टारगेट होगा 200 233 का और नेक्स्ट होगा 247 का। और इसमें अभी भी एक जो अप मूव का टेंडेंसी है वो बाकी है। तो उम्मीद कर सकता हूँ कि ये बहुत जल्द अपने 78% और उसके बाद अपना 88% को टच कर लेगा। तो डीएलएफ में फिलहाल आप बाइंग पोजीशन बना सकते हो और कोई कारण से अगर ये 209 का जो सपोर्ट है उसको तोड़ता है, तो फिर उसका नेक्स्ट सपोर्ट है 197 का। और कोई कारण से अगर ये 197 के नीचे का क्लोजिंग लगाए, तो आप उसमें एक शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 210 और आपका जो पहला टारगेट होगा वो होगा 172 का और जो नेक्स्ट आपका जो फाइनल टारगेट होगा वो होगा 161 का। तो उम्मीद करता हूँ आपने लोगों ने लेवल्स नोट डाउन कर लिया होगा। अगर नोट डाउन नहीं किया है, स्किप कर गए हैं, तो आप इसको एक बार वीडियो को रिपीट करके या फॉरवर्ड या बैकवर्ड करके आप इसको फिर से एक बार देख सकते हो। तो अब चलते हैं सिप्ला के ऊपर। देखिए सिप्ला ने ये वीकली चार्ट है सिप्ला का, इसने जो ब्रेकआउट किया था वो है 634 के ऊपर इसने ब्रेकआउट किया था और अभी वो एक काफी दिनों से ये इस जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है 806 और नीचे में 725 आप मान के चलो। तो ये जोन के अंदर अगर आपको ट्रेड होता हुआ नज़र आए, तो आप 800 के आसपास आए तो आप इसमें शॉर्ट पोज़ीशन बिल्डअप कर सकते हो और नीचे की तरफ अगर 730, 725 के आसपास आए, तो आप इसमें एक बाइंग पोज़ीशन इनिशिएट कर सकते हो। बट ये कोई भी साइड में अगर सपोज़ 807 को अगर क्रॉस करके बंद करे, तो आप इसमें डेफ़िनिटली बाइंग पोज़ीशन बनाइए। इसका जो ऊपर का जो टारगेट होगा वो लगभग 1150 का होगा, अगर ऊपर के साइड में ब्रेकआउट होता है। और अगर नीचे में ब्रेक करता है 725 को, तो आप मान के चलो आपका पहला टारगेट होगा 624 का और अगर 624 को इसने तोड़ दिया, तो फिर इसका फाइनल टारगेट होगा 342 का। तो इसमें भी एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो चुका है। अब ये कोई भी एक साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करने के लिए रेडी हो रहा है। तो इसको मैंने उसीलिए अपने एनालिसिस में डाला। तो अब चलते हैं नेक्स्ट काउंटर एसीसी के ऊपर। ये रहा ईसीसी का चार्ट। ईसीसी ने भी एक अच्छा खासा 1200 के लेवल से लगभग 1800 लेवल का एक लंबा चाल बनाया है। अब ये इसमें एक करेक्शन दिखने को मिल रहा है। ये अपना ऑलरेडी 23% जो लेवल है, फिबो लेवल वो तोड़ चुका है। अब इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है वहाँ पे वो खड़ा है 1600 के आसपास। अगर ये 1600 का जो सपोर्ट है और उसके बाद इसका एक सपोर्ट है 1585 का, ये दोनों को अगर वो तोड़ता है तो आप उम्मीद कर सकते हो कि 1542 से लेके ये 1482 के आसपास आ जाए। तो वहाँ पे आप इसको बाइंग कर सकते हो, अच्छा एक लेवल होगा बाई करने का और वहाँ पे अगर आपने बाई किया तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा, वो होगा लगभग 1436 का। तो 1436 के लेवल के स्टॉप लॉस में आप इसमें बाइंग कर सकते हो और आपका टारगेट जो फाइनल होगा, वो होगा 1670 के आसपास का। अभी फिलहाल इसमें बाइंग नहीं करना चाहिए। अगर ये अपना 38% का जो फिबो लेवल है उसको अगर तोड़ता है, तो डेफिनिटली आप इसमें शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो। टिल आपको वो जो सौदा है वो 1480, 1400 या 1500 के लेवल पे जाके क्रॉस या कवर करके वहाँ से आप डबल लॉन्ग कर सकते हो। तो ये रहा ईसीसी का एनालिसिस। अब चलते हैं टाटा स्टील के ऊपर। देखिए टाटा स्टील का चार्ट मैं वीकली में एक बार कन्वर्ट करता हूँ, तो आपको थोड़ा-सा इसमें
समझ में आएगा। देखिए टाटा स्टील ने भी एक अच्छा खासा अप मूव जो इसका ट्रेंड लाइन था, जो 410 को इसने जब तोड़ा, उसके बाद वो 1, 2, 3, 4 4 वीक का उसने माने 1 महीने का टाइम लिया। वो 410 से लगभग 640 630 तक आ चुका है। अब इसका जो मेन हर्डल है वो है 644 का, अगर उसको ये क्रॉस करे, उसका जो फाइनल टारगेट है वो 690 तक का है। वहाँ पे इस बार हो सकता है वो थोड़ा-सा कंसोलिडेट करे या वहाँ से वो एक बार रिट्रेसमेंट करे, तो फिर से हम लोग टाटा स्टील को एक बार 620 अगर वो टूट जाए, सॉरी 630 वो अगर टूटे, तो फिर हम लोग 555 तक उसको देख सकते हैं। बट फिलहाल इसमें जो चाल बना है उसमें इसका जो पहला टारगेट है वो है 640 का। अगर ये 640 को क्रॉस कर ले, तो आप इसमें एक बाइंग इनिशिएट कर सकते हो। आपका जो टारगेट होगा वो होगा 687 का, और 687 के आसपास अगर पहुंच जाए और उसको भी अगर क्रॉस कर ले क्लोजिंग बेसिस पे, उसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 748 का। तो ये रहा टाटा स्टील। अब चलते हैं अपने पीएनबी के ऊपर। ये चार्ट के ऊपर डिस्कशन करने से पहले मैं आपको, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि इस सीरीज में हम लोग कुछ एक स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें बहुत बड़ा एक पोटेंशियल है अपसाइड का। तो पीएनबी उसी कैटेगरी का एक स्टॉक है। आप इसको बोल सकते हो अभी हिडन जेम्स, क्योंकि मुझे जो लग रहा है कि ये एक बहुत दिनों का एक कंसोलिडेशन फेज ऑलरेडी इसने पार कर चुका है। अब इसमें एक लंबा चाल ऊपर की तरफ बनना चाहिए। तो मैं उसका एनालिसिस भी आपको समझा दे रहा हूँ, मैं किस बेसिस पे बता रहा हूँ इस चीज को। देखिए ये जो पीएनबी है ये ऑलरेडी अपने जो हाई था 220 से लेके वो अपना जो लो बनाया है वो है 25 रुपया के आसपास। तो एज पर फिबोनाची लेवल जो मैं डिस्कस करते रहता हूँ, आपने हर एक काउंटर को देखा होगा कि उसका जो मेन हर्डल होता है, जहाँ पे आप बाइंग स्टार्ट होता है उसका बेसिकली, वो है उसका 23%। अगर मैं इस फेज को आपको समझाने के लिए थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ, तो आपको ये चार्ट और क्लियर समझ में आ रहा होगा। देखिए ये अपना जो 23% का जो फीबो लेवल है वो है 74 के आसपास, और अभी इसका जो रेट है वो है लगभग 40-42 के आसपास। तो अगर मैं 40 रुपया में भी अगर इसको बाई करता हूँ, और इसका जो पहला जो हडल है जहां से उसका बाइंग इनिशिएट होगा वो है 75। तो अगर कोई 40 में इसको बाई करता है और 75 तक वो इसको ट्रेल करते रहता है, तो ऑलरेडी उसका जो पोर्टफोलियो है वो लगभग, अब मान के चलो 70 से 80% का एप्रिसिएशन उसको दे देगा। और अगर वो 75 को क्रॉस करे, जो कि उसका अभी 200 डीएमए भी है, तो उसका नेक्स्ट जो पहला टारगेट होगा वो होगा 104 का, नेक्स्ट टारगेट होगा 128 का, और फाइनल टारगेट होगा 152 का। तो अब भी पीएनबी में एक चाल बन रहा है, जो चाल उसको बेयर मिनिमम उसको 75 तक ले जाना चाहिए, और उसके बाद अगर वो उसको तोड़ दे तो फिर ऊपर में, मैं जैसे कि मैंने कहा 104, फिर 127 और फाइनल टारगेट 152। तो अगर किसी ने 40 में इसको बाई किया, और मैं मान के चलता हूँ कि उसने 1-2 साल 3 साल का व्यू लिया इसके अंदर, तो उसको आराम से इसमें पैसा 1.5 से 2 गुना आराम से हो सकता है। और वो भी एक लॉजिक के साथ, ऐसा नहीं कि कोई इलॉजिकल मैं बात कर रहा हूँ। उसको 50 या 60% तक अगर उसको ये जो पूरा उसका जो फॉल था उसको अगर रिट्रेस करना है, उसको बेयर मिनिमम 50% तक तो जाना होगा ही। तो वो है 129 के आसपास। तो अब आते हैं इसके शॉर्ट टर्म एनालिसिस के ऊपर। ये रहा इसका लॉन्ग टर्म का व्यू। अब अगर मैं इसके डेली चार्ट में भी आता हूँ, तो आप देखोगे कि इसके डेली चार्ट में भी एक अच्छा खासा अ, एक अप मूव मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से अगर भी हम लोग इसको फिबोनाची लेवल को टानते हैं, देखिए, तो इसका अभी भी 23% जो है वो क्रॉस नहीं हुआ है, जो है 44। तो मेरा जो एनालिसिस है वो यही है। और इसने देखिए काफी दिनों के बाद एक ट्रेंड लाइन जो इसका सपोर्ट लाइन था उसको भी इसने पार किया है, ये वाला। तो ये रेड लाइन को इसने ऑलरेडी क्रॉस किया, और पहला जो 1, 2, 3 रेजिस्टेंस था उसको भी इसने ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है।
तो अब अगर आप इसमें एक बाइंग पोजीशन इनिशिएट करते हो, तो आपको पहला जो हर्डल है वो है 44 का। तो अगर किसी को सेफ बेट प्ले करना है, तो मैं बोलूँगा कि 44 के ऊपर आप बाई कर सकते हो। अगर आप 44 के ऊपर इसको बाई करते हो तो आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा 39.30 का। और अभी अगर कोई बाइंग कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस होगा 35 का। तो 35 के स्टॉप लॉस में आप पीएनबी में बाई पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो। पहला टारगेट या बोल सकते हो पहला जो हर्डल है वो है 44 का। अगर उसको क्रॉस करे तो 54 और उसको क्रॉस करे तो 63 और फाइनल जो टारगेट है वो है 72 का। तो आप समझ रहे हो, अब अगर ये 72 तक आ जाता है, तो मैंने जैसे कि कहा था कि जो 40 में बाई कर रहे हैं, उनका तो लगभग 70 से 80% पैसा अपसाइड में मूव कर चुका है। और वहाँ पे उसका जो लॉन्ग रन में जो उसका हॉराइज़न है, उसमें उसका पहला हर्डल पहुँच रहा है, वो है 23% का। जैसे कि मैंने आपको पहले जो फिबो लेवल्स दिखाई थी, उसके हिसाब से। तो वहाँ पे जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, वो लोग यहाँ पे अब बाइंग इनिशिएट करेंगे 74 के ऊपर और उनका जो टारगेट होगा, वो होगा उसका अगर 50% वो मान के चले तो 130 के आसपास। तो इसीलिए मैंने कहा कि इसमें मैं डिटेल एनालिसिस आपको दे रहा हूँ कि क्यों पीएनबी में मैं बाइंग पोजीशन बनाने के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ। या आप बोल सकते हो कि इसमें एक अच्छा खासा चाल मेरे को नज़र आ रहा है, जो लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा देगा। तो पीएनबी को आप अपने पोर्टफोलियो में अब ऐड कर सकते हो। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर कोल इंडिया के ऊपर। उम्मीद करता हूँ कि पीएनबी का एनालिसिस आपको समझ में आ गया हो। अब देखिए, ये रहा कोल इंडिया, सेम कॉन्सेप्ट में कोल इंडिया भी बहुत हद तक वही सेम कॉन्सेप्ट में मैं इसको भी बाइंग बोल रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये अपना जो 270 के लेवल से ये गिरते-गिरते नीचे का जो लो बनाया था वो है 110 और अभी ये फिलहाल तक अपना जो 23% का जो रिट्रेसमेंट लेवल है वो है 147 का और इसने अपना एक जो ट्रेंड लाइन है उसको भी क्रॉस किया है लास्ट वीक ही। तो अभी आपका जो इनिशियल सौदा है वो इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 124 का और अगर आप थोड़ा-सा और रिस्क कम करना चाहते हो स्टॉप लॉस का तो आप 127 का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। 127 के स्टॉप लॉस में आप अगर इसमें बाइंग करोगे तो आपका पहला टारगेट होगा 147 का, नेक्स्ट टारगेट होगा आपका जो इसका 38% है वो है 170 का और जहाँ पे आप 170 को आप देख रहे हो उसके बाद 180 का इसका पुराना रेजिस्टेंस है और इसको क्रॉस किया तो फिर नेक्स्ट है 190 और फाइनल टारगेट 209। तो यहाँ पे भी आपको 40-45% का एक अपसाइड का मूवमेंट नजर आ रहा है और स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा है रिस्क टू रिवर्ट के हिसाब से। तो इसमें भी आप एक कोल इंडिया में बाइंग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो फॉर अ लॉन्गर होराइजन। फाइनल जो मेरा टारगेट है कोल इंडिया का वो होगा आप मान के चलो 250 के आसपास का। तो ये इस बीच में हम लोग और भी डिस्कस करेंगे कोल इंडिया लेके। बट जो 2 स्टॉक मैंने कहा कोल इंडिया, पीएनबी ये दोनों में बहुत बड़ा अपसाइड मेरे को नज़र आ रहा है। तो आप इसमें एक पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो लॉन्गर होराइजन के लिए। तो ये सीरीज़ यहीं पे मैं एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज़ आपको पसंद आएगी और आप अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करोगे और ऐसे और भी 2-4 स्टॉक हैं जो कि हम लोग आपको कंटिन्यू बताते रहेंगे, जिसमें हो सकता है 200-300% का भी अप मूव देखने को मिल सकता है। वो मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा और जो इंटरेस्टेड हैं ऐसे स्टॉक के ऊपर क्योंकि वो मैं पब्लिकली सबके लिए हो सकता है ना शेयर करूँ। जो कुछ ख़ास मेरे फॉलोअर्स हैं या जो मेरे ख़ास क्लाइंट हैं, उन्हीं के लिए मैं उसको दूँगा। बट हाँ, उसमें एक ही चीज़ है कि वो स्टॉक्स में अपना पूरा पैसा, अपना पूरा एंटायर फंड ना डालें, उतना ही पैसा उसके अंदर डालें, जितना पैसा का आप हिट ले सकते हो। तो वो मैं वीडियो का लिंक मैं सेपरेटली मेरे ग्रुप में और मेरे जो भी फॉलोअर्स हैं जिनका मेरे पास मैसेज आएगा, मैं उनको हो सकता है ये सेपरेटली दूँ क्योंकि वो मैं चाहता नहीं हूँ कि हर एक चीज़ हर एक को अ, होता क्या है कि आप कोई भी क्वालिटी चीज़ अगर फ्री में दे दोगे ना,
तो फिर उसका कोई क्या बोलूँ वैल्यू नहीं रहता, कोई उसको तवज्जो नहीं देते। उनको लगता है अच्छा ठीक है बोल दिया देखेंगे। तो अगर वो थोड़ा-सा इंतज़ार के बाद आए, तो उसका मज़ा अलग होता है और उसमें हो सकता है कि आप लोगों को एक अच्छा खासा आपका जो पोर्टफ़ोलियो है वो एनहांस हो सके। तो चलता हूँ, बाय-बाय।